हेलो राइडर्स। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सेकंड क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके न्यू टॉपिक एनालिटिक फंक्शन के बारे में। हम बात करने वाले हैं एनालिटिक फंक्शन। अगर एनालिटिक फंक्शन होता क्या है, जिसे हम बोलते हैं विश्लेषिक फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने पहले से बोर्ड पे लिख दी है। तो आपका जो एनालिटिक फंक्शन होता है उसी को हम होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि कोई सम्मिश्र फंक्शन, कोई आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड है, वो किसी पॉइंट जेड बराबर जेड जीरो पे है, वो एनालिटिक कहलाता है यदि वह उस पॉइंट जेड बराबर जेड जीरो जो हमने जो पॉइंट लिया है उसके नेबरहुड में डिफरेंशिएबल हो जाए। उसका जो नेबरहुड है जेड जीरो का उसके अंदर है वो अवकलनीय हो जाता है, तो उस पॉइंट पे फंक्शन है वो एनालिटिक फंक्शन कहलाता है। ध्यान रहे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि पॉइंट का जो नेबरहुड है उसके अंदर डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी होता है। उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो तो हम नहीं कह सकते कि वो फंक्शन है वो एनालिटिक हो ही। अब यदि हम बात करें कि यदि जो फंक्शन हमारा एफ जेड है वो जेड बराबर जेड जीरो पर है, वो एनालिटिक नहीं है, यदि फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं होता है, तो उस स्थिति में वो जो पॉइंट है जेड जीरो वो आपका सिंगुलर पॉइंट कहलाता है, अर्थात विचित्र बिंदु सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। यदि आपका जो फलन है, आपका जो फंक्शन है एफ जेड जेड बराबर जेड जीरो पर एनालिटिक नहीं है तो जेड जीरो है, जेड जीरो सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। जिसको हम बोलते हैं विचित्र बिंदु। ओके, आपका ये विचित्र बिंदु कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं इसकी सफिशिएंट कंडीशन की कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसकी सफिशिएंट कंडीशन क्या होनी चाहिए। यदि आपका कोई फंक्शन एफ जेड है वो किसी डोमेन डी के अंदर है, वो परिभाषित है, ठीक है, और यदि वो फंक्शन है वो आपकी पार्शियल डेरिवेटिव्स यू एक्स यू वाई, आपका जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई उस डोमेन के अंदर एग्जिस्ट कर जाए, ये है एग्जिस्ट करे, साथ में ही जो ये फंक्शन है वो यदि कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है, और इसके साथ में यदि ये सी आर इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं कॉची रीमान इक्वेशन, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, को सेटिस्फाई करता है तो वो है इसकी सफिशिएंट कंडीशंस कहलाती है। जो कॉची रीमान इक्वेशन होती है वो आपकी होती है यू एक्स बराबर वी वाई के, और इसके साथ जो यू ऑफ वाई है वो बराबर होता है माइनस के वी ऑफ एक्स के। ये आपकी कॉची रीमान इक्वेशन की जो कार्टेशियन फॉर्म है, मतलब एक्स और वाई के रूप में जो फॉर्म है उसको रिप्रेजेंट करती है। इसका हम प्रूफ भी देखेंगे कॉची रीमान इक्वेशन का, और साथ में कॉची रीमान इक्वेशन का हम स्टेटमेंट भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कॉची रीमान इक्वेशन के स्टेटमेंट पे ही चलते हैं। तो मैं होपफुली आपको एनालिटिक फंक्शन क्या होता है इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम कॉची रीमान इक्वेशन के स्टेटमेंट पे, और इसके कार्टेशियन फॉर्म और इसका पोलर फॉर्म दोनों को हम यहाँ पे डिराइव कराएंगे। यहाँ पे आपका कॉची रीमान इक्वेशन जिसे हम सी आर इक्वेशन भी कहते हैं उसका स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है कि यदि आपका कोई फंक्शन एफ जेड है वो यू एक्स वाई प्लस आईटा वी एक्स वाई के रूप में है, जो आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो आपके यू और वी के रूप में ही होता है, वो डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट जेड बराबर एक्स प्लस आईटा वाई, और इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा है, साथ में ही ये जो इक्वेशन है यू एक्स बराबर वी वाई और यू वाई बराबर माइनस का वी एक्स इसको सेटिस्फाई करता है। तो यह जो हमने जो ये परिभाषा लिखी है ये कॉची रीमान इक्वेशन की
परिभाषा है, क्वेश्चन रीमान इक्वेशन का स्टेटमेंट है। तो हम इस चीज़ को प्रूव करते हैं, जो आपका एक्स और वाई के रूप में आपको जो सी आर इक्वेशन दे रखी है, इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ के अंदर हम देखते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो। चूंकि आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड है, आपको पता है वो u और v के फंक्शन के रूप में होता है, जहाँ u और v है दोनों अक्स y के फलन होते हैं। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हम जानते हैं कि चूंकि आल्सो z है वो x प्लस आइटा y के रूप में लिखा जाता है, जो आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है वो z वो x प्लस आइटा y के रूप में लिखा जाता है। तो आपका जो डेल z है, तो आपका जो डेल z है वो आपका क्या लिखा जाएगा, डेल x प्लस आइटा डेल y के रूप में। अब आपको सी आर इक्वेशन दिखाने के लिए जो आपका जो फंक्शन है, जो आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ जेड, वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। ठीक है, अब चूंकि एफ जेड इज डिफरेंशिएबल, मतलब अवकलनीय होना जरूरी है। अब अवकलनीय कब होगा, हम अवकलनीय की कंडीशन जानते हैं कि एफ डेल जेड इज इक्वल टू लिमिट में डेल जेड है वो टेंस करता है 0 की तरफ, और जो फंक्शन होता है वो जेड और डेल जेड माइनस का एफ जेड अपॉन में डेल जेड के रूप में लिखा जाता है। तो मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे जो फंक्शन है वो जेड प्लस डेल जेड के रूप में लिखा गया है। तो हम इस फंक्शन को, जैसे हमारे पास जेड की वैल्यू है एक्स प्लस आइटा वाई और डेल जेड की वैल्यू हमारे पास डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई, तो हम इसको फंक्शन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यदि हम इन फंक्शंस को जोड़ देते हैं जेड और डेल्टा जेड को, तो हम देखते हैं कि जेड और डेल्टा जेड है वो इक्वल होता है आपके एक्स प्लस आइटा वाई प्लस डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। यहाँ पे रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे रियल पार्ट है आपका एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जो कॉम्प्लेक्स वाला है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो है वाई प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका फंक्शन है वो u और y का फंक्शन है और वो x और y के पदों के रूप में है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो भी u और y के रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन है एफ जेड प्लस डेल्टा जेड को, इसको हम u और v के रूप में कैसे लिख सकते हैं, u x प्लस डेल्टा x कोमा y प्लस डेल्टा y प्लस आयोटा v ऑफ x प्लस डेल्टा x कोमा y प्लस डेल्टा y। इस रूप के अंदर हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एफ डेल जेड बराबर लिमिट डेल जेड टेंस करता है 0 की तरफ। तो इस वाले पद की यू एक्स वाई के रूप में हम लिख देते हैं, इस वाले पद को चेंज करके। तो x प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई, ओके, माइनस का आपका जो फंक्शन एफ जेड है वो किसका फंक्शन है, यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई का। आगे माइनस का साइन है तो अंदर माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का आयोटा, ये वी एक्स वाई भी माइनस का हो जाता है। ठीक है, और बट्टे के अंदर आपका क्या है, डेल जेड। डेल जेड की हमने वैल्यू हमें पता है वो क्या होती है, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई के बराबर होती है। अब हम इसको थोड़ा सा और सेपरेट कर लेते हैं। तो लिमिट डेल जेड टेंस टू 0, हम जो रियल पार्ट है उनको एक जगह रख लेते हैं और कॉम्प्लेक्स पार्ट है उनको अलग अलग रख लेते हैं। तो u एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई, और यहाँ पे एक रियल पार्ट u एक्स और y, और इस पूरे के बट्टे में हम ले लेते हैं डेल एक्स प्लस आयोटा डेल ऑफ y। ठीक है,
प्लस का साइन आयोटा, हम यदि इस पद में और इस पद में आयोटा कॉमन लेके हम इस इमेजिनरी पार्ट को भी लिख देते हैं, कोष्टक के अंदर आपके पास आ जाता है, या फिर कोष्टक रहने दो, आप ऐसे लिख लो वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस का वी एक्स कोमा वाई, जहाँ पे जो आयोटा है वो इस पूरे पद के साथ है, ठीक है। बट्टे में आपका जो नीचे की टर्म है वो लिख देते हैं डेल एक्स प्लस आयोटा डेल ऑफ वाई। ये आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन के रूप में आ गया। अब ये डिफरेंशिएबल तभी होता है जब इसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, तभी जो फंक्शन है उसको हम डिफरेंशिएबल फंक्शन कहते हैं। यदि एग्जिस्ट नहीं करती है तो उस फंक्शन को हम डिफरेंशियल फंक्शन कैसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो कंडीशंस निकल के आती हैं, यहाँ पे आपके पास दो कंडीशंस आती है। तो यहाँ पे आपके पास दो कंडीशन निकल के आती है। तो केस नंबर फर्स्ट हम लेते हैं, यदि आपका जो यहाँ पे डेल्टा जेड है वो यदि अलोंग टू एक्स एक्सिस कर दिया जाए, यदि आपका डेल्टा जेड है वो अलोंग टू एक्स एक्सिस कर दिया जाए, तो उस स्थिति के अंदर आपके पास क्या आता है। अलोंग टू एक्स एक्सिस का मतलब होता है कि यहाँ पे एक्स के सापेक्ष समांतर आपने कोई रेखा ले ली, तो यहाँ पे आपको पता है अक्ष का मान तो वेरी करता है, लेकिन वाई का मान है वो यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है। अक्ष का मान इस वाली कंडीशन पे वेरी करता है लेकिन वाई का मान जीरो होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे डेल वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो। अब हम जानते हैं चूँकि डेल जेड बराबर आपके पास होता है डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। अब डेल वाई का मान जीरो होता है अलोंग टू एक्स के अंदर, तो इसका मतलब डेल्टा एक्स है वो आपका वेरी करेगा, तो आपका जो डेल्टा जेड है वो किसके बराबर होगा, डेल्टा ऑफ एक्स के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलोंग टू एक्स एक्सिस के अंदर यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे जहाँ भी डेल्टा वाई है वहाँ पे आपको वैल्यू है वो जीरो पुट कर देनी है, ठीक है। तो डेट इज इम्प्लाइज हम देखते हैं एफ डेज जेड बराबर लिमिट, तो डेल जेड है वो भी अब डेल एक्स में चेंज हो चुके जीरो की तरफ टेंस करेगा, u ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई, डेल्टा वाई की तो वैल्यू जीरो हो गई, माइनस का u ऑफ एक्स कोमा वाई अपॉन में डेल्टा ऑफ एक्स प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई ऑफ डेल्टा वाई की वैल्यू जीरो हो गई, माइनस का वी ऑफ एक्स कोमा वाई। ये आपके पास फंक्शन आ गया और बट्टे में आपके पास क्या हो गया, डेल्टा ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, तो डेट इज इम्प्लाइज एफ डेल जेड बराबर लिमिट ऑफ डेल एक्स टेंस करता है जीरो की तरफ। इन दोनों को अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं हम, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई माइनस का यू ऑफ एक्स कोमा वाई अपॉन में डेल्टा ऑफ एक्स प्लस में लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो आयोटा ऑफ वी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई, ओके, माइनस का वी ऑफ एक्स कोमा वाई अपॉन में डेल्टा ऑफ एक्स। ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला बनता है किसका, डेल यू अपॉन डेल ऑफ एक्स का, प्लस सिमिलरली वो बनता है आपका डेल वी अपॉन डेल एक्स का। तो आपके पास एफ डेल जेड बराबर ये बन गया। इसको और क्या लिख सकते हैं हम, यू ऑफ एक्स प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स के रूप में भी लिख सकते हैं। इसको आप चाहो तो समीकरण नंबर, हमारे पास पहले समीकरण आ चुके होंगे, इसको समीकरण ए दे देते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार आपके पास सेकंड केस आपके पास आता है, यदि आपका जो डेल जेड है वो अलोंग टू वाई एक्सिस हो जाए, अलोंग टू वाई एक्सिस हो जाए, तो उस स्थिति के अंदर यदि वाई एक्सिस की बात की जाए,
तो यहाँ पे आपको पता है y की वैल्यू वेरी करती है और x की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो उस स्थिति के अंदर आपका जो डेल्टा ऑफ x है वो तो हो जाता है 0। तो डेल्टा z बराबर आपके पास होता है डेल x प्लस का आयोटा डेल y। यदि डेल x 0 के बराबर है तो डेल्टा z है वो आपका इक्वल होगा आयोटा ऑफ डेल्टा y के रूप। ठीक है कि डेल्टा x की वैल्यू तो हम 0 रखते हैं और डेल्टा ऑफ y है वो यहाँ पे आपका वेरी कर रहा है। तो नीचे वाले समीकरण था अपने पास, तो यहाँ पे अपना पास आ जाता है कि एफ डैश जेड है, यहाँ पे लिमिटिंग केस है वो डेल वाई के अंदर चेंज हो जाती है और यहाँ पे आपका जो फंक्शन बनता है वो बनता है यू एक्स, डेल एक्स 0 हो जाता है तो वाई प्लस डेल्टा ऑफ वाई के रूप में बनता है, माइनस में यू ऑफ एक्स कोमा वाई अपॉन के अंदर डेल एक्स 0 होके यहाँ पे आयोटा डेल वाई का फलन बन जाता है। ओके, सिमिलरली प्लस में आयोटा ऑफ वी ऑफ डेल एक्स तो आपका 0 हो गया तो y प्लस डेल्टा वाई का फंक्शन बन गया यहाँ पे और माइनस का वी ऑफ एक्स कोमा वाई का फंक्शन बन गया और बट्टे में ये फंक्शन बन गया आपका आयोटा ऑफ डेल्टा ऑफ वाई का। ठीक है, तो डेट इज इम्प्लाइज। अब हम क्या करें, लिमिट को सेपरेट कर देते हैं। लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 यू ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा ऑफ वाई माइनस का यू ऑफ एक्स कोमा वाई अपॉन के अंदर यहाँ से मैं आयोटा भी बाहर कॉमन ले लेता हूँ, 1 आयोटा में बाहर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे बच जाता आपका डेल्टा ऑफ वाई प्लस में लिमिट ऑफ डेल वाई टेंस करता है 0 की तरफ तो वी ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस का डेल्टा वाई माइनस का वी ऑफ एक्स कोमा वाई अपॉन के अंदर डेल्टा ऑफ वाई। ठीक है, ये वाला आपके पास फॉर्म बन गया। ये वापस पार्शियल डेरिवेटिव के रूप में आपके पास आ गया मान पे आपका बन गया। ये तो बन गया आपके u में परिवर्तन डेल यू अपॉन डेल वाई के रिस्पेक्ट में प्लस में यहाँ पे आयोटा और ये आपका बन गया v में y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। अब हम क्या करते हैं, आयोटा की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे आएगा आयोटा स्क्वायर बट्टे में डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस में आयोटा ऑफ डेल वी अपॉन डेल वाई। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं जानता हूँ -1 होती है, साइड में मैंने लिख रखी है तो यहाँ से वैल्यू हो गई -1। जो डेरिवेटिव है आपका एफ डैश जेड वह आपका आ रहा है आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, जब हमने आयोटा के ऊपर नीचे गुणा की प्लस का आयोटा डेल वी अपॉन डेल वाई। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस का साइन और आयोटा के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो डेल यू अपॉन डेल वाई। आयोटा की मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर और उसकी वैल्यू होती है -1 तो माइनस का डेल यू अपॉन डेल ऑफ वाई। ठीक है, अब माइनस की भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो माइनस का आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस का डेल यू अपॉन डेल वाई। ये फंक्शन है, ये आपके एफ डैश जेड के इक्वल है। इसको इक्वेशन नंबर आप दे दो बी। अब इक्वेशन ए और इक्वेशन बी है वो दोनों एफ डैश जेड के फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे केस 1 में जो इक्वेशन ए आई थी वो और जो ये इक्वेशन है ये दोनों ए और बी के फंक्शन के रूप में है तो हम दोनों की क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास इक्वेशन ए में फंक्शन आया था मेरे पास एफ डैश जेड बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का आयोटा डेल वी अपॉन डेल ऑफ एक्स, ये वाला आया था। ठीक है, अब इन दोनों की आपस में मैं क्या कर देता हूँ, कंपेयर कर देता हूँ। तो कंपेयर करते हैं कि दोनों एफ डैश जेड के फंक्शन है तो माइनस का आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस का डेल यू अपॉन डेल वी अपॉन डेल वी है डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का आयोटा डेल वी अपॉन डेल ऑफ एक्स। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हैं उनके आपस में कंपेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है रियल पार्ट ये आपका ये है डेल वी अपॉन डेल वाई
और उस तरफ जो रियल पार्ट है वो है ये आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स के बराबर। इसी प्रकार जो इमेजिनरी पार्ट है वो है आपका माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई के बराबर, और ये इक्वल है डेल वी अपॉन डेल एक्स के बराबर। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा नीचे इरेज कर देता हूँ। तो ये है, इस वाले फॉर्म को हम क्या लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स को यू एक्स लिख सकते हैं और डेल वी अपॉन डेल वाई को वी वाई लिख सकते हैं। एंड ये माइनस में उधर भेज देता हूँ, तो डेल यू अपॉन डेल वाई को यू वाई लिख सकते हैं और डेल वी अपॉन डेल एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का वी ऑफ एक्स। स्टार्टिंग में हमने यही देखा था, तो ये आपका एक्स और वाई के अंदर जो आपका कोशी रीमान फंक्शन है, जो सी आर इक्वेशन है, उसकी फॉर्म आ चुकी है। ठीक है, तो यही आपका कोशी रीमान इक्वेशन है, सी आर इक्वेशन। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं इसके ध्रुवीय रूप के ऊपर कि कोशी रीमान इक्वेशन का ध्रुवीय रूप किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, तो उस पर हम चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे आपका जो सी आर इक्वेशन है उसकी पोलर फॉर्म के बारे में। तो आपकी जो सी आर इक्वेशन, जो कोशी रीमान इक्वेशन है, उसकी जो पोलर फॉर्म का मतलब जो आपको आर और थीटा के रूप में आपके पास एक फॉर्म है, वो आपकी सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पे जो डेल यू अपॉन डेल आर है सी आर इक्वेशन, वो 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा के इक्वल होती है। इसी प्रकार जो डेल यू अपॉन डेल थीटा है वो इक्वल होती है माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर के। अब हमें इन दोनों चीज़ों को है वो प्रूव करना है कि आपकी जो सी आर इक्वेशन है वो आपकी पोलर फॉर्म में ये रूप देती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ले लेते हैं। हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेल है वो एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल होता है। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स जो हमने वेरिएबल लिया है, इसकी जो पोलर फॉर्म होती है वो होती है आर ई की पावर आयोटा थीटा, जहाँ ई की पावर आयोटा थीटा का मान है वो होता है आपका कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल। अब हम जानते हैं आपका जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है वो u और v के फंक्शन के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ जो u है और जो v है ये दोनों ही आपके x और y के फंक्शन होते हैं। ये u और v दोनों x और y के फंक्शंस होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आपने कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिया है इसके अंदर z की वैल्यू है वो पुट कर देंगे। तो यहाँ पे z की वैल्यू r e की पावर आयोटा थीटा हमने पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये जो फंक्शन बन के आया है इसका एक बार तो हम r के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं और एक बार थीटा के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं। तो सबसे पहले जब हम इसका r के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो सबसे पहले तो इसका फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, तो वो होगा एफ डेस r e की पावर आयोटा थीटा। फिर इस वाले फंक्शन का r के सापेक्ष अवकलन होगा। फिर इसी प्रकार इसका जो RHS पार्ट है उसके अंदर u का हो जाएगा r के सापेक्ष, और इसी प्रकार v का। अब यहाँ पे जो r है e की पावर आयोटा थीटा वो तो कांस्टेंट टर्म है, और जो r का है वो dr के सापेक्ष है, अवकलन है वो 1 हो जाता है। तो e की पावर आयोटा थीटा में यहाँ पे बाहर ले लेता हूँ तो इस तरफ, तो e की पावर आयोटा थीटा एफ डेस r e की पावर आयोटा थीटा ये RHS के इक्वल हो गया। मैंने इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। इसी प्रकार मैंने इसका ये जो फंक्शन है इसको मैंने यहाँ पे वापस लिख दिया और इसका पार्शियल डिफरेंशियल कर दिया एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में। जब मैंने थीटा के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव किया तो यहाँ पे मैं देखता हूँ सबसे पहले तो फंक्शन का डिफरेंशिएबल होता है, उसके बाद में ये वाला जो टर्म है फंक्शन के साथ उसका मैंने डिफरेंशिएबल किया। इसी प्रकार RHS पार्ट में भी मैंने थीटा के सापेक्ष u का डेल यू अपॉन डेल थीटा और v का डेल वी अपॉन डेल थीटा। तो यहाँ पे ये जो r है वो आपकी कांस्टेंट टर्म है जो मैं बाहर लिख देता हूँ, और e की पावर आयोटा थीटा का यदि थीटा के सापेक्ष अवकलन करूँ तो वो होता है आपके पास e की पावर आयोटा थीटा, और आयोटा थीटा का करता हूँ तो आपका आयोटा है वो बाहर आ जाता है। तो ये वाली टर्म आ गई और ये वाला फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया और आपका RHS का पार्ट रह गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दी। ठीक है, अब मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये दोनों वैल्यू इक्वल है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो वैल्यू है इसका मान है इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में पुटअप कर देता हूँ। तो पुटअप करने के बाद आयोटा r तो यहाँ पे ऐसा का ऐसा रहेगा और इसका जो मान है वो यहाँ पे मैंने रख दिया और आपका RHS पार्ट ऐसे कैसा रह गया। अब मैंने आयोटा r के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो आयोटा r डेल यू अपॉन डेल r हो जाएगा। ये आयोटा आयोटा से गुणा होगा तो आयोटा स्क्वायर होगा और आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। ठीक है,
आयोटा स्क्वायर का मान आपको पता है माइनस का 1 होता है, तो यहाँ पे मैंने माइनस का साइन रख दिया और r इंटू डेल वी अपॉन डेल आर हो गया। ये आपका RHS पार्ट रह गया। अब मैंने क्या किया है, अब मैं इनकी कंपेयर कर देता हूँ, रियल पार्ट और जो आपकी इमेजिनरी पार्ट है दोनों की मैं कंपेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि नाउ कंपेयर द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे दिख रहा है रियल पार्ट तो आपका ये वाला, इस वाली LHS में तो ये है और RHS में ये है, तो ये दोनों वाली टर्म है, ऐसे की ऐसे मैंने रख दी। इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि डेल वी अपॉन डेल आर है, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो माइनस का r डेल वी अपॉन डेल आर है, ये बराबर है आपके पास डेल यू अपॉन डेल थीटा के, ये यहाँ पे ये सेम टर्म है। इसी प्रकार जो इमेजिनरी पार्ट है इन दोनों की भी मैं कंपेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा के साथ जो पार्ट है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है, वो आपका ये वाला पार्ट है। इसी प्रकार यहाँ पे भी आयोटा के साथ वाला जो